हेलो। हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार जल्दी से बता दीजिए कौन कौन बच्चा आ चुका है हमारी क्लास में। हम लोगों ने डिसीजन ट्री स्टार्ट किया था दोस्तों। आप लोगों को कल की क्लास समझ में आई थी, गिनी इम्प्योरिटी इंडेक्स और एंट्रोपी वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। 1 मिनट दीजिए। चलिए दोस्तों, अबे क्या हो गया इसे, क्या हो गई क्या? चलिए, हेलो। ओके, एक बार चेक करिए दोस्तों, क्या ये ठीक है ऑडियो वीडियो एकदम? चलिए, तो एक बार सब लोग बता दीजिए दोस्तों, क्या जितना भी हमने डिसीजन ट्री के अंदर टॉपिक में पढ़ा है वो आप सबको क्लियर है? गिनी इम्प्योरिटी इंडेक्स और एंट्रोपी के बारे में हमने पढ़ा था, और इंफॉर्मेशन गेन, ये 3 चीजें हमने कल करी थी। आज हम लोग गिनी इम्प्योरिटी और एंट्रोपी के बीच में डिफरेंस देखेंगे और वेरिएंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? चलिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें करी थी दोस्तों। एंट्रोपी हमने अच्छे से पढ़ लिया था, गिनी इम्प्योरिटी इंडेक्स हमने पढ़ लिया था, और इंफॉर्मेशन गेन का कॉन्सेप्ट देखा था। हम लोगों ने डिसीजन ट्री के बारे में भी देखा था दोस्तों। वो नॉन पैरामीट्रिक होता है और ओवरफिटिंग करने की कोशिश कर सकता है किसी भी डेटा के ऊपर। ठीक है, सो ओवरफिटिंग कैसे ना करे उसके लिए हमें क्या करना होता है वो भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। सो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी वर्सेस गिनी इम्प्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वेरिएंस वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वाला केस देखा था जहां पर एंट्रोपी और गिनी इम्प्योरिटी चलते हैं किसी भी नोड की होमोजेनिटी को देखने के लिए, लेकिन हम वेरिएंस देखेंगे जो रिग्रेशन में यूज होता है किसी भी नोड की होमोजेनिटी को देखने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये 2 चीजें देखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग प्रूनिंग या फिर स्टॉपिंग क्राइटेरियाज। इन द डिसीजन ट्री, और बाकी फिर क्वेश्चंस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल कोड जिससे हम शुरुआत करने वाले दोस्तों, होल्ड द विजन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस।
अपना जो विजन है आपका कि मैं क्या करना चाहता हूं आने वाले 1 या 2 साल के अंदर, उसको बनाए रखिए। और उसके बाद जो प्रोसेस है, मतलब आप सभी को पता है व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या करना है, उस चीज को हासिल करने के लिए वो ऑलरेडी फिक्स है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नया इन्वेंट करने वाले हो, ठीक है। हर साल बच्चे लोग गेट में रैंक लेके आते हैं, तो आप भी लेके आना चाहते हो ऑब्वियसली। सो द प्रोसेस इज ऑलरेडी फिक्स्ड, हमें क्या करना है सबको पता है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको प्रोसेस फॉलो करना है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स और एंट्रोपी के बारे में हमने कल क्लास में देखा दोस्तों। गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स जो होता था वो था एक्चुअली इट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन that was actually 1 minus summation of pi square। सारी क्लासेस के लिए था ये। और एंट्रोपी के केस में हमने क्या देखा दोस्तों, समेशन ऑफ पी आई लॉग बेस टू 1 अपॉन पी आई, आई इक्वल्स टू 1 से सी, सारी क्लासेस के लिए, ठीक है। चलिए इंफॉर्मेशन गेन हमने देखा दोस्तों कि हम लोग इट वाज एक्चुअली द इम्प्योरिटी of the parents minus impurity of the children। ठीक है ना, impurity of the parent minus impurity of the child। impurity of the child हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था, इसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब एंट्रोपी के बारे में और गिनी इंप्योरिटी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम 2 क्लास का केस ले लें, अगर हम 2 क्लास का केस ले लें, तो मान लीजिए अगर हम 2 क्लास का केस ले लेते हैं, तो मान लीजिए एक क्लास जो है हमारी, मान लीजिए क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी हमारी लेट से पी है, तो क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली हमारी 1 माइनस पी हो जाएगी। तो व्हाट विल बी द गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स या एंट्रोपी, एंट्रोपी विल बी probability log base 2 1 upon probability ठीक है, ये आएगा। और अगर हम गिनी इंप्योरिटी देखेंगे दोस्तों, गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स या गिनी इंप्योरिटी कुछ भी आप लिख लीजिए, तो इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ 1 माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, मतलब एक की प्रोबेबिलिटी पी हो जाएगी और दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब दोस्तों अगर हम यहां से सॉल्व करने की कोशिश करें, व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं पी की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या आएगा दोनों का वैल्यू, जल्दी से बताइए। अगर मैं पी की वैल्यू लेट्स से क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी जो है पी की वैल्यू 0 कर देता हूं तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए। तो दोनों केसेस में डाल के देख लेते हैं। एट p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 0 अगर आप देखेंगे तो ये हमने कल किया भी था, आपको ध्यान होगा। ये तो p प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 0 ले लेंगे। ये आ जाएगा 1 log 2 1, तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। एक बार आप देख लीजिए कर पा रहे हैं कि नहीं, वैसे हमने कल किया था। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये टर्म 0 मल्टीप्लाइड बाय जो भी ये टर्म होगी, वैसे इन्फिनिटी बनेगी क्योंकि log बेस टू इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, बट ठीक है 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0, हम ये मान लेते हैं। और ये आएगा 1 log 2 1,
और log 2 1 जो होगा या log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब एंट्रोपी इज 0। अगर हम एट P इक्वल्स टू 0 गिनी इंप्योरिटी को देखें दोस्तों, तो यहां पर P इक्वल्स टू 0 डाल दीजिए, कितना आ जाएगा आप देखोगे, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब P इक्वल्स टू 0 पर दोनों यहीं से शुरू होंगे। बढ़िया। अगर हम प्रोबेबिलिटी 1 डाल देंगे दोस्तों तो क्या आएगा, अगर हम 1 डाल देंगे तो यह आ जाएगा 1 log बेस टू 1। log बेस टू 1 भी 0 होता है, तो ये भी टर्म 0 हो गई। और यहां पे अगर 1 डाल देंगे तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग होगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 अगर हम कर देंगे तो हमारी एंट्रोपी जो है वो फिर से 0 हो जाएगी। और अगर हम गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स की बात करेंगे, यहां पर 1 डाल दीजिए दोस्तों, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी और ये टर्म 1 माइनस 1 हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो 0। एक बार आप सब लोग देखिए दोस्तों, दोनों केसेस में अगर हम P की वैल्यू 0 लें या 1 लें, दोनों केसेस में आपको 0 ही मिल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार देख ली कर पा रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर पाएंगे। अगर हम यहां पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो P की वैल्यू है 0.5 ले लेते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। एट P इक्वल्स टू 0.5 एंट्रोपी क्या हो जाएगी, log बेस टू 1 अपॉन 0.5, 0.5 log बेस टू 1 अपॉन 0.5। log बेस टू 2 हो जाएगा, log बेस टू 2 1 हो जाएगा, log बेस टू 2 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1.0। तो एंट्रोपी तो 1 आ गई। और गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस विल एक्चुअली कम आउट टू बी 1 माइनस 0.5 स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो गिनी इंप्योरिटी की वैल्यू 0.5 आएगी और यहां पर हमें ये 1 मिलेगा। एक बार आप सब लोग देख लीजिए क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, किसी को परेशानी तो नहीं है। यहां से हमें दोनों के बीच के डिफरेंस का एक बहुत बड़ा पॉइंट पता चलता है, जो यहां पर मेंशन करके आपको दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम देखें दोस्तों, यहां तक हुआ सबका परफेक्ट। अब यहां अगर हम देखें दोस्तों तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ेगी इसमें, अच्छा एक चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 2 क्लास का कोई नोड है, उसमें 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं, मान लीजिए इसमें कुछ n नोड्स हैं, मान लीजिए n पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स क्लास 1 के हैं और कुछ पॉइंट्स क्लास 2 के हैं। अब मुझे बताइए दोस्तों, व्हाट विल बी द केस व्हेन इट इज मोस्ट होमोजीनियस। ये कब ऐसा केस होगा कि ये कंप्लीटली होमोजीनियस हो जाए। कंप्लीटली होमोजीनियस हो जाए तो कौन सा केस होगा, और कंप्लीटली नॉन होमोजीनियस हो जाए तो कौन सा केस होगा। देखिए, अगर मान लीजिए सारे के सारे पॉइंट्स क्लास 1 के हो गए और एक भी क्लास 2 का नहीं है, तो होमोजीनियस होगा, कंप्लीटली होमोजीनियस हो जाएगा।
अब बताइए कम से सबसे ज्यादा नॉन होमोजीनियस कंडीशन कौन सी होगी? सबसे ज्यादा नॉन होमोजीनियस कंडीशन कौन सी होगी? एनीवन? सबसे ज्यादा नॉन होमोजीनियस कंडीशन कौन सी होगी? ये होमोजीनियस हो गया, ये भी होमोजीनियस हो गया, कंप्लीटली होमोजीनियस कंडीशन हो गई। सबसे ज्यादा नॉन होमोजीनियस कब होगा? जब दोनों बराबर हो जाएं। आप बोलोगे फुल ऑफ कंफ्यूजन, यहां पर किसी की भी मेजॉरिटी नहीं है, तो ये कंप्लीटली नॉन होमोजीनियस हो गया। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर दोनों इक्वल हो गए, तो ये कंप्लीटली नॉन होमोजीनियस कंडीशन हो जाएगी, जहां पर ये हो जाएगा n/2 n/2। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉन होमोजीनियस, कंप्लीटली नॉन होमोजीनियस। तो आप देख सकते हो यहां पर इस क्लास की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, और यहां पर दोनों क्लास की प्रोबेबिलिटी 0.5 हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर हम यहां पर प्रोबेबिलिटी और इसका प्लॉट बना रहे हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 0 कर दूंगा और प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 1 कर दूंगा, तो ये कंप्लीटली होमोजीनियस केसेस हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं एक क्लास की प्रोबेबिलिटी 0 कर रहा हूं, इसका मतलब सारे पॉइंट दूसरी क्लास के हैं, और अगर मैं एक क्लास की प्रोबेबिलिटी को 1 कर रहा हूं, तो इसका मतलब सारे पॉइंट्स इसी क्लास के हैं, तो ये कंप्लीटली होमोजीनियस पॉइंट्स हैं। और ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा नॉन होमोजीनियस है, मोस्ट नॉन होमोजीनियस। तो आप कहोगे ये वाली कंडीशन जो है होमोजीनियस है, ये वाली भी, और ये वाली कंडीशन जो है वो सबसे ज्यादा नॉन होमोजीनियस। तो आप देखेंगे दोस्तों गिनी इंप्योरिटी यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, और इस तरह से उठेगी गिनी इंप्योरिटी और इस तरह से जाएगी। तो आप देख सकते हो गिनी इंप्योरिटी की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली यहीं पर आएगी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा नॉन होमोजीनियस पॉइंट है। यह गिनी इंप्योरिटी का प्लॉट। लेकिन एंट्रोपी का कैसा है दोस्तों? एंट्रोपी का प्लॉट कुछ ऐसा है। आप देख सकते हो एंट्रोपी का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। क्या ये बात सबको दिख रही है कि नहीं? वैसे हमने डिराइव ही कर लिया, मतलब मैथमेटिकली सॉल्व भी कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि मैथमेटिकली यहां पर एंट्रोपी बड़ी बनती है और गिनी इंप्योरिटी छोटी बनती है। अब इससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं, बट पहले आप सब लोग देख लीजिए। वैसे भी कल की क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था दोस्तों, इसको मैं डिराइव करता हूं। मान लीजिए अगर हमारे पास 3 क्लास का केस है, मान लीजिए वी हैव अ केस ऑफ 3 क्लासेस। ओके, तो मान लीजिए अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं, तो व्हाट विल बी द मोस्ट नॉन होमोजीनियस कंडीशन? मोस्ट नॉन होमोजीनियस, मोस्ट नॉन होमोजीनियस कब होगा? जब पहली क्लास का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो, और दूसरी क्लास का प्रोबेबिलिटी भी 1/3 हो, और तीसरी क्लास का प्रोबेबिलिटी भी 1/3 हो। कहने का मतलब यह है अगर n पॉइंट्स में से n/3 क्लास 1, n/3 क्लास 2 और n/3 क्लास 3 हो, तो फिर आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल रायता फैल गया, यहां पे सब बराबर हैं, ये तो सबसे ज्यादा गड़बड़ केस हो गया है। तो दैट्स अ मोस्ट नॉन होमोजीनियस केस। अब यहां पे अगर हम एंट्रोपी देखें तो दोस्तों क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 1/3 log base 2 3, 1/3 log base 2 3, 1/3 log base 2 3। इसको अगर आप देखोगे तो दिस विल कम आउट टू बी log base 2 3।
लेकिन अगर आप गिनी इम्प्योरिटी देखेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 1 माइनस समेशन ऑफ 1/3 का स्क्वायर और i इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक, क्योंकि 3 क्लासेस हैं तो 1/3 स्क्वायर 1/3 1/3 3 बार आएगा। तो ये आएगा दोस्तों 1 माइनस 1/9 इंटू 3 1/3 and this will come out to be 2/3, that is 0.66। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो log 3/2 कितना आएगा, अगर कैलकुलेटर आपको बताए तो। अबे क्या है, इसको आप देखोगे आएगा 1.58। तो जैसा कि मैंने कल की आपको बताई थी दोस्तों, करता हूं भाई, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको एक बात बताई थी कि एंट्रोपी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है दोस्तों, लिखवाया था। ओके मैंने आपको कल की क्लास में लिखवाया था एंट्रोपी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, किसी को याद है? और गिनी इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? सो एंट्रोपी का मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताया था, एंट्रोपी का रेंज क्या होता है, याद होगा, जाते जाते बताया था। एंट्रोपी होता है बच्चों 0 से लेके log 2 और कितनी नंबर ऑफ क्लासेस। तो आप देख पा रहे हैं यही चीज हो रही है दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे हैं 3 क्लास है तो log 3/2। और गिनी इंप्योरिटी मैंने आपको बताया था, गिनी इंप्योरिटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है 0 से लेके 1 तक, 1 से ज्यादा कभी नहीं जा सकता वो, ठीक है, दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट कैन गेट। सो एंट्रोपी में क्या हो रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो यहां पर देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह हमें दिख रहा है कि एंट्रोपी की जो वैल्यूज हैं वो गिनी इंप्योरिटी से हमें ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। एक बात तो हमें दिख रही है ग्राफिकली भी और हमने मैथमेटिकली भी देखा, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ रहा है, मतलब इससे हो क्या रहा है, तो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, सो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई डेटा है, मान लीजिए कोई नोड है दोस्तों, और इसमें लेट्स से 3 क्लासेस हैं। एक मान लीजिए एक की प्रोबेबिलिटी है 0.99 या चलो 0.9 ले लेते हैं, दूसरी क्लास की प्रोबेबिलिटी है 0.05 और तीसरी क्लास की प्रोबेबिलिटी है 0.05। अब सोच के देखिए दोस्तों, वैसे तो आपको दिख रहा है कि ठीक है सर, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्योर दिख रहा है मुझे ये नोड, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.9 है, 0.05 और 0.05 प्योर नोड दिख रहा है। लेकिन फिर भी इसमें 2 क्लासेस के पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब 100% होमोजीनियस नहीं है ये। लेकिन अगर हम गिनी इंप्योरिटी निकालें दोस्तों इसकी, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 0.9 का स्क्वायर। तो यहां पर दोस्तों आपको एक बात दिख रही होगी कि एक तरह से ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो 2 क्लासेस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्या इसका अफेक्ट गिनी इंप्योरिटी में आएगा? सो द क्लासेस of very low probability, the classes of very low probability, क्या लगता है, क्या ये इसको पूरे वैल्यू को अफेक्ट करेंगी? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, वीरेंद्र भैया का आंसर कोई कर सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक, क्या हमें गिनी इंप्योरिटी कभी एग्जैक्टली 1 के बराबर मिल सकता है? नहीं, 1 के बराबर एग्जैक्टली कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा कि अगर आपने देखा, जैसा कि हमने देखा कि यहां पर गिनी इंप्योरिटी 0.5 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर गिनी इंप्योरिटी 0.66 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट डू यू थिंक, गिनी इंप्योरिटी की वैल्यू बढ़ेगी कब? अगर आप क्लासेस बढ़ाते जाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि गिनी इंप्योरिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आइडियली हो सकती है मैथमेटिकली, जो मैंने कल भी आपको दिखाया था, बट वो 0.9 0.91 तक जाके रुक जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेट से यहां पर 4 क्लासेस ले लेते हैं और चारों की प्रोबेबिलिटी 1/4 कर देते हैं, चारों की प्रोबेबिलिटी 1/4 कर देते हैं, तो उस केस में गिनी इंप्योरिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 - 1/4 का स्क्वायर। लेकिन 4 बार सम करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, एंड दिस विल कम आउट टू बी 1 - 1/4, दैट इज 0.75। ठीक है, अगर हम 5 क्लासेस ले लेते हैं तो गिनी इंप्योरिटी विल बी 1/1 - 1/5 का स्क्वायर इंटू 5, यह आ जाएगा 1 - 1/5, दैट इज 0.8। अगर हम 6 क्लासेस ले लेते हैं तो गिनी इंप्योरिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/6, दैट इज, ठीक है, 0.833। ऐसी अगर मैं लेट से 50 क्लासेस ले लेता हूं तो गिनी इंप्योरिटी विल बी 1 - 1/50, दैट विल कम आउट टू बी, आप देख सकते हो, 0.98। अगर मैं 1000 या मान लो 100 क्लासेस ले लेता हूं, 100 क्लासेस, तो 1 - 1/100 आ जाएगा 0.99। तो गिनी इंप्योरिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पॉइंट मतलब 1 तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है, आइडियली 1 कभी नहीं होगा, कितनी भी हो सकती है, डेटा पे डिपेंड करेगा। वैसे अगर आप सोचेंगे क्लासिफिकेशन वाला डेटा अगर आप ले रहे हो तो हार्डली आपके पास 7-8 क्लासेस हो सकती हैं, इससे ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा क्लासेस ले लेंगे तो ऑब्वियसली एक तरह से आपका वो डेटा क्या बन जाएगा? रिग्रेशन वाला डेटा बन जाएगा, राइट, है ना भाई। जब क्लासिफिकेशन डेटा कैसा हो सकता है कि भाई इंसान को डिजीज है या नहीं है, या हो सकता है कि इंसान जो है वो लेट से 3rd स्टेज ऑफ डिजीज है, 2nd स्टेज है, या 1st स्टेज में, ऐसी होगा ना क्लासिफिकेशन डेटा। जनरली आप अगर ओवरऑल देखें तो मैक्सिमम मान के चलिए 10 क्लास से ज्यादा अगर डेटा हमारे पास नहीं होना चाहिए, या होता नहीं है जनरली अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलिए, बढ़िया, समझ में आ गया ना। चलिए, तो गिनी इंप्योरिटी 1 की तरफ जा सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कब जाएगा? जब क्लासेस बढ़ती जाएंगी। ओके, सो यहां पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो 2 क्लासेस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, द क्लासेस ऑफ वेरी लो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली डू नॉट अफेक्ट द गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स। एक तरह से आप कह सकते हो इनका बहुत कम अफेक्ट है, एक तरह से इनका बहुत कम अफेक्ट है, बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों जैसा कि अगर हम इसको देखें तो आएगा 1 - 0.81 माइनस 0.025 माइनस 0.025, 0.025 भी आएगा ना, 25 में कहते 0.0025 आएगा ना। एक तरह से इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इसी में एंट्रोपी निकालें दोस्तों, तो व्हाट डू यू थिंक? अगर हम इसमें एंट्रोपी निकालें तो इन छोटी प्रोबेबिलिटीज वालों का क्या अफेक्ट आएगा? लेट्स सी। तो आप बोलोगे सर 0.9 log base to 1/0.9, 0.05 ठीक है, ये आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा? देखिएगा, तो ये पहली वाली वैल्यू क्या बनेगी? मैं सारी वैल्यूज अलग अलग करके लिखूंगा। दिस विल कम आउट टू बी 0.136। आप कैलकुलेट करिएगा दोस्तों। ये आएगा 0.216, एक बार चेक करिएगा। और तीसरा वाला भी 0.216, एक बार चेक करिएगा, इज इट करेक्ट और नॉट? एक बार देख लीजिए, मुझे सही लग रहा है। एंड सो तो अगर आप देखें दोस्तों कि एक तरह से क्या ये सही है सारी वैल्यूज? एक बार चेक करिए। हाँ, 2 क्लास में 0.5 होगी, बिल्कुल सही बात है। 2 क्लास में 0.5, 3 क्लास में 0.66 और 4 क्लास में 0.75, 5 क्लास में 0.8। ठीक है ना, इस तरह से चलती जाएगी। एक बार देखिए, क्या ये सारी वैल्यूज क्लियर हैं? क्या ये सारी वैल्यूज सही हैं दोस्तों?
माइनस नहीं आएगी, प्लस ही आएगी, आप 1 करेंगे तो। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिला बच्चों, इसमें आपको क्या देखने को मिला, इसमें हमें यह देखने को मिला कि जहां पर गिनी इंप्योरिटी छोटी प्रोबेबिलिटीज को बहुत कम इंपॉर्टेंस दे रही है, जहां पर गिनी इंप्योरिटी छोटी प्रोबेबिलिटीज को बहुत कम इंपॉर्टेंस दे रही है, वहीं पर हमारी एंट्रोपी छोटी प्रोबेबिलिटीज को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। यहां पर अगर हम देखें तो क्या आप बता सकते हो कि एंट्रोपी को, वैसे आप देखोगे कि एंट्रोपी इज मोर कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव, आपको यहां पे लॉग निकालना होता है, बट गिनी इंप्योरिटी इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो ओवरऑल जनरली हम गिनी इंप्योरिटी का ही यूज करते हैं जनरली हर एक केस में, लेकिन क्या लगता है कि एंट्रोपी कहां यूज की जा सकती है या कहां करनी चाहिए? गिनी इंप्योरिटी टेक वेरी लेस कंप्यूटेशंस, तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल तो यही है। इट इज कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव, बट व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, प्रेसिजन चाहिए वहां? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स दोस्तों, कहां पर एंट्रोपी का हमें यूज करना चाहिए, या आप बता सकते हो, सोच सकते हो? व्हेन क्लास, स्मॉल क्लास आर इंपॉर्टेंट। देखिए मान लीजिए आपका डेटा ही इम्बैलेंस्ड है, मान लीजिए आपका डेटा ही इम्बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस्ड मतलब उसके अंदर ओरिजिनली जो डेटा था उसके अंदर ही मान लीजिए 1000 पॉइंट क्लास 1 के हैं और सिर्फ 100 पॉइंट क्लास 2 के हैं। मान लीजिए 1000 पॉइंट क्लास 1 के हैं और 100 पॉइंट क्लास 2 के हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए वी स्टार्ट विद अ रूट नोड विद अ डेटा दैट इज, मान लीजिए यहां पे जो क्लास 1 है उसके 1000 पॉइंट है और क्लास 2 के लेट्स से 100 पॉइंट। अब हमने क्लासिफाई किया, कुछ आगे बढ़ाया। अब इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, हमारे लिए क्लास 2 का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लास 2 का एक एक पॉइंट, अगर मान लो 100 भी नहीं 10 कर देता हूं, अगर मैं मतलब लाइक हेवीली इम्बैलेंस डेटा है, 10 भी चलो 50 कर देते हैं, इसका मतलब क्लास 2 का एक एक पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हमने यहां पर बाइफर्केशन किया, समथिंग किया, और मान लीजिए इसके अंदर लेट्स से क्लास 1 के 500 पॉइंट्स हैं और यहां पर क्लास 2 के लेट्स से 5 पॉइंट हैं और यहां पर ऐसी रैंडम कर रहा हूं मैं, क्लास 1 के 500 पॉइंट्स हैं और क्लास 2 के ऐसी रैंडम कर रहा हूं, इट्स नॉट नथिंग। मैं बस आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए यहां पे क्लास 1 के 500 पॉइंट्स हैं और यहां पर क्लास 2 के लेट्स से 45 पॉइंट। तो आप देखिएगा, अगर मैं गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स देखूंगा तो क्या एक तरह से गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो एक तरह से गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स इस क्लास 2 के पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर देगी, क्योंकि इस केस में क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो अगर मैं गिनी इंप्योरिटी निकालूं तो यहां पर वो देखेगा कि यार प्योर है ये नोड, उसको लगेगा कि प्योर नोड है ये। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर मैं गिनी इंप्योरिटी निकालूं तो गिनी इंप्योरिटी को लगेगा कि प्योर नोड है। क्यों? क्योंकि आप देखिए टोटल 505 पॉइंट्स हैं दोस्तों, टोटल 505 पॉइंट्स हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 निकालूंगा तो आएगा 500/505 और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 निकालूंगा तो आएगा 5/505। तो अगर मैं यहां पर गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स निकालूं, बस एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं जो मैं यहां पे लिखूंगा और फिर आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन की ज्यादा टेंशन नहीं होगी।
ठीक है, तो दिस विल एक्चुअली कम आउट टू बी 0.019, सॉरी इसको आप देखिएगा तो एक तरह से आएगा 0.0196 ये आएगा गिनी इम्प्योरिटी। और अगर मैं एंट्रोपी निकालूं तो एंट्रोपी कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो एंट्रोपी आएगी 0.0801। तो एंट्रोपी जो है गिनी इंप्योरिटी से कहीं ज्यादा आ रही है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स मोर। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से इसको लगेगा, गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स को लगेगा कि भाई ये तो प्योर डेटा है, क्योंकि कितनी छोटी वैल्यू दे रहा है ये, बिकॉज गिनी इंप्योरिटी छोटी प्रोबेबिलिटीज को नेग्लेक्ट कर देता है, एक तरह से अफेक्ट उसका नेग्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अगर हमारे पास इम्बैलेंस डेटा है और इम्बैलेंस डेटा में हमारे लिए अगर किसी क्लास का पॉइंट एक एक भी इंपॉर्टेंट है तो गिनी इंप्योरिटी उसको नेग्लेक्ट कर देगा और हमें एक तरह से कहेगा कि यार ये प्योर ही डेटा है। और एंट्रोपी थोड़ी बड़ी वैल्यू देगा और बोलेगा नहीं नहीं ये इम्प्योर है अभी भी। तो इम्बैलेंस डेटा के केस में हम लोग एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हैं। टोटल पॉइंट्स 505 है ना भाई, 500 इसके 5 इसके, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालना तो यहां पे कितने टोटल 505 पॉइंट्स हैं, टोटल 505 पॉइंट्स हैं। इसलिए क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? सो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, गिनी इंप्योरिटी टेक वेरी लेस कंप्यूटेशंस, ये तो सही है, एंट्रोपी टेक मोर कंप्यूटेशंस, बट गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स या मैं यहां पे लिखता हूं एंट्रोपी इज यूज्ड या एंट्रोपी विल हेल्प। मैंने लिखा था क्या पीछे पॉइंट एंट्रोपी, हाँ ये शायद लिखा हुआ हमने, सो द क्लास ऑफ वेरी लो प्रोबेबिलिटी डू नॉट अफेक्ट द एंट्रोपी गिव इंपॉर्टेंस टू लो प्रोबेबिलिटीज ऑल्सो, so it is better to use entropy in case of imbalanced data. ठीक है ना, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, चलिए तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इनके बीच में कंपैरिजन अगर कभी कोई आपसे पूछे तो आप इतना बता पाएंगे। और वैसे जनरली हम लोग गिनी इंप्योरिटी की यूज की जाते हैं, जनरली हम लोग यही यूज करते हैं। सो जनरली गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स इज यूज्ड, यही यूज करते हैं हम लोग जनरली। क्यों? क्योंकि कंप्यूटेशन बहुत कम होती है। ठीक है, तो बाकी डिफरेंसेस भी हैं इसके अंदर जो हम लोग देखने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यह है गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स के बारे में और यह है एंट्रोपी के बारे में। सो आप देखेंगे दोस्तों, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफाइंग अ रैंडमली चूजन एलिमेंट। ये बात हमने देखी थी कल की क्लास में कि गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स एक्चुअली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन देता है। और एंट्रोपी एक्चुअली अगर जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था कि वो ना हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशंस के अंदर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या अमाउंट ऑफ रैंडमनेस बताने के लिए। रैंडमनेस मतलब वही है नॉन होमोजेनिटी। ठीक है, नॉन होमोजेनिटी बताने के लिए, तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा नॉन होमोजीनियस होगी, और अगर होमोजीनियस है तो रैंडमनेस नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या रैंडमनेस बताने के लिए यूज किया जाता है। सो अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी और अमाउंट ऑफ रैंडमनेस इन द सेट या जो भी नोड है हमारे पास। अगर रैंडमनेस ज्यादा है, नॉन होमोजीनियस है, तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। होमोजीनियस है, रैंडमनेस कम है, तो इसका मतलब एंट्रोपी कम होगी। गिनी इंप्योरिटी 0 से 1 के बीच में रहती है। किस तरह से वो चेंज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और एंट्रोपी जो होती है दोस्तों उसकी रेंज होती है 0 से लेके log ऑफ c, याद रखिएगा बेस 2 होता है इसमें, जो हमने पहले ही देख लिया।
गिनी इंडेक्स इज एक्चुअली लीनियर कैलकुलेशन, ठीक है, हमने देख भी लिया था। और एंट्रोपी के अंदर हमें लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस करनी होती है, कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव है, ये थोड़ा आसान है। देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए एक्सपेक्टेड एरर रेट इन द क्लासिफायर, मतलब वही हमें हमारा जो क्लासिफायर है या क्लासिफिकेशन में हम कितनी एरर कर रहे हैं, वही पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, और यहां पर भी पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कि इट एक्चुअली गिव्स द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर रैंडमनेस इन द सेट। लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक, कौन ज्यादा सेंसिटिव है प्रोबेबिलिटी को लेकर? Which is more sensitive to probability, गिनी impurity या entropy? Which is more sensitive? Which is more sensitive? देखिए सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि, सोच के देखिए, अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंसिटिव का मतलब ये होगा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा चेंज हुआ एकदम से रोने लग गया, मान लो ऐसा एक इंसान था कि भाई थोड़ा सा उसको लॉस हुआ एकदम से वो रोने लग गया, एकदम से गिर गया वो, ऐसा कुछ। और एक इंसान ऐसा है जिसको थोड़ा बहुत लॉस हुआ तो वो थोड़ा झेल लेता है, मतलब ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, देखी जाएगी। जैसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को एक चांटा पड़ा और वो एकदम से गिर गया और रोने लगा, ठीक है। दूसरा इंसान है जिसको एक चांटा पड़ा, कुछ नहीं बोला, थोड़ा एक और चांटा पड़ा, कुछ नहीं बोला, धीरे 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 फिर वो थोड़ी देर बाद रोने तो लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन 2-3 चांटों के बाद रोने लगेगा। व्हाट डू यू थिंक विच इज मोर सेंसिटिव? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर वो इंसान ज्यादा सेंसिटिव है जो एक चांटे में, मतलब थोड़ी सी चेंज होते ही गिर गया, एकदम से ही रोने लग गया। सो व्हाट डू यू थिंक, यहां पर आपको क्या लगता है कौन ज्यादा सेंसिटिव है टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लासेस? सेंसिटिव मतलब आपने थोड़ा सा उसको एक पुश किया या चांटा मारा और वो रोने लग गया, एकदम से गिर गया जमीन पर और रोने लग गया, ऐसा। इट इज मोर सेंसिटिव। बट दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई आपने धक्का भी दिया, चांटा भी मारा, तो थोड़ी देर तक तो वो सहन करा उसने और फिर उसके बाद फिर गिर गया और फिर रोने लगा। सो दोनों में कौन ज्यादा सेंसिटिव है? तो आप बोलोगे सर वो वाला ज्यादा सेंसिटिव है जो थोड़ा से चेंज होने पर, थोड़ा सा चांटा लगने पर रोने लग गया। सो व्हाट डू यू थिंक विच इज मोर सेंसिटिव? हाँ, विच इज मोर सेंसिटिव, क्या लग रहा है कौन ज्यादा सेंसिटिव है? नहीं, गिनी इंप्योरिटी इज मोर सेंसिटिव। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी छोटी है तो वो एकदम से वैल्यूज को जीरो कर दे रहा है, जैसे आप यहां पर भी देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी जैसे ही जीरो इधर की तरफ पहुंचने लगी तो वो एकदम से फॉल किया, इट इज फॉलिंग मच फास्टर, ये एकदम से जल्दी फॉल कर रहा है, इट इज फॉलिंग फास्टर देन एंट्रोपी। एंट्रोपी थोड़ी देर तक खींचती है फिर धीरे 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 फॉल करती है। सो इट इज फॉलिंग मच फास्टर, जैसा हमने पहले भी देखा था, या इधर अगर आप 1 के आसपास भी देख सकते हो कि सर अगर हम 1 के आसपास रखते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी को तो इट डिक्रीजेस मच फास्टली देन एंट्रोपी। एंट्रोपी से जल्दी गिरता है ये गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स। तभी हमने देखा था कि छोटी प्रोबेबिलिटीज पर उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और एंट्रोपी धीरे 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 फॉल करता है, ठीक है। मतलब अगर प्रोबेबिलिटीज जो हैं 1 के आसपास भी हैं तब गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स एकदम से जीरो हो जा रहा है और एंट्रोपी धीरे 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 जीरो हो रही है। सो गिनी इंप्योरिटी इज मोर सेंसिटिव टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लासेस या टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लासेस। गिनी इंप्योरिटी इज मोर सेंसिटिव टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लासेस। अगर क्लासेस की प्रोबेबिलिटी एकदम से चेंज हो रही है, जीरो के आसपास आ रही है, तो गिनी इंप्योरिटी एकदम से जीरो हो जाएगा या उसका इफेक्ट हमारे ऊपर गिनी इंप्योरिटी में होगा ही नहीं, ठीक है। और एंट्रोपी धीरे 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 चेंज होता है, इट इज लेस सेंसिटिव, ठीक है ना। सो इसीलिए कहा जाता है कि इट इज लेस रोबस्ट,
Guinea impurity is less robust than entropy and entropy is more robust than, ठीक है, it is more sensitive and it is comparatively less sensitive. बाकी तो नीचे फॉर्मूला ही है, ठीक है. सो ये बातें आप देख लीजिए. Guinea impurity falls quickly as compared to entropy on change of probability. प्रोबेबिलिटी के चेंज होने पर हमारा गिनी इंप्योरिटी एकदम से फॉल कर जाता है, जल्दी फॉल कर जाता है एज कंपेयर टू एंट्रोपी. दस गिनी इंप्योरिटी इज मोर सेंसिटिव. and entropy is less sensitive. ठीक है ना. चलिए, so it is more sensitive to the number of classes. Entropy is more sensitive to the number of classes. Guinea impurity is sensitive to probability of classes. ठीक है. देखिए, अगर हम फॉलिंग को देखेंगे ना, तो इट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के चेंज में अगर देखें, प्रोबेबिलिटी के चेंज में अगर देखें कि प्रोबेबिलिटी चेंज होने पर गिनी इंप्योरिटी एकदम से फॉल कर जाता है. या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर हम प्रोबेबिलिटीज को जीरो कर रहे हैं तो गिनी इंप्योरिटी एकदम से चेंज हो जा रही है और एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है, एंट्रोपी धीरे धीरे चेंज हो रही है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे यहां पे वैल्यूज को हम देख रहे थे, जैसे हम यहां पे वैल्यूज को देख रहे थे, ये वाली हमने वैल्यूज देखी थी, यहां पर भी देखी थी, नहीं यहां पर देखी थी अगले पेज पे, यहां पर. तो यहां पर आप देख सकते हो कि गिनी इंप्योरिटी एक तरह से इसको नेग्लेक्ट कर रही है. क्यों नेग्लेक्ट कर रही है? क्योंकि उसकी ये वाली प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो गई है और ये गिनी इंप्योरिटी को अफेक्ट नहीं कर रही है एक तरह से, लेकिन एंट्रोपी को अफेक्ट कर रही है. क्यों? क्योंकि एंट्रोपी धीरे 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 फॉल कर रहा है जीरो की तरफ, और ये एकदम से जीरो की तरफ फॉल कर गया है गिनी इंप्योरिटी. ठीक है. हाँ, हो सकता है कि ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा ना बनता हो जैसा मैंने बनाया है, हो सकता है ग्राफिकली आपको नहीं दिख रहा हो ये, ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि एंट्रोपी जो है वो धीरे 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 फॉल कर रहा है जीरो की तरफ, क्योंकि छोटी प्रोबेबिलिटी भी उसमें हाई वैल्यू दे रही है. छोटी प्रोबेबिलिटी भी उसमें हाई वैल्यू दे रही है एंट्रोपी में, लेकिन गिनी इंप्योरिटी में छोटी प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो के आसपास ही रह रही है. ठीक है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर. ठीक है, ठीक है. और यहां पे आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें, तो यहां पर आप देखोगे तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि गिनी इंप्योरिटी इज मोर सेंसिटिव टू द प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी इज लेस सेंसिटिव टू द प्रोबेबिलिटी. उसके साथ में गिनी इंप्योरिटी इज लेस रोबस्ट. ये बात हमने ऑलरेडी एग्जांपल से देख ली कि अगर हमारे पास अनबैलेंस डेटा है या इम्बैलेंस डेटा है तो गिनी इंप्योरिटी उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही एक तरह से, लेकिन एंट्रोपी उसको डिटेक्ट कर पा रही है क्योंकि वो बड़ी वैल्यू देती है. ठीक है, और इट इज सेंसिटिव एंड इट इज लेस सेंसिटिव. ठीक है, बाकी फॉर्मूलाज तो हमने देख ही लिए थे. चलिए, अब जैसा कल की क्लास में हम लोगों ने समझा था दोस्तों, कल जो मैंने आपको वेरिएबल्स कराए थे या डायमेंशंस कराए थे, तो उन डायमेंशंस में हमने देखा था कि हमारे जो डायमेंशंस थे वो कैटेगोरिकल थे. कैटेगोरिकल का मतलब ये है उसके अंदर एक दो तीन ही कैटेगरीज हैं. देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं अभिनव भाई, हो सकता है मैंने प्लॉट सही से नहीं बनाया हो, वैसे बुक्स में और डायग्राम में आपको ये बन रहा है, बट आप इसको मैथमेटिकली समझ सकते हो, इसको आप मैथमेटिकली समझ सकते हो. देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो जैसे ही कोई क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 1 है और क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 0 है, 0 के आसपास है, नॉट एग्जैक्टली 0.
तो यहां पर आप देख सकते हो कि गिनी इंप्योरिटी एक तरह से 0 के बराबर ही है, लेकिन एंट्रोपी बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब वो धीरे धीरे फॉल किया होगा, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 0 पे पहुंच ही चुका है, मतलब प्रोबेबिलिटी के चेंज होने पर ये ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच चुका है, एकदम से फॉल करके 0 तक पहुंच चुका है ये, लेकिन एंट्रोपी नहीं पहुंचा है, एंट्रोपी अभी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, मतलब एंट्रोपी धीरे धीरे फॉल करती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी अगर इम्बैलेंस डेटा है और इम्बैलेंस डेटा के अंदर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी कम है और एक क्लास की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सो जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी कम होगी वो गिनी इंप्योरिटी में अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी गिनी इंप्योरिटी 0 पर पहुंच चुका है, मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक चांटा पड़ा और एकदम से वो 0 पहुंच चुका, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी क्या कम हुई एक क्लास की, ऑलरेडी गिनी इंप्योरिटी 0 पहुंच चुका है, ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन एंट्रोपी स्लोली 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 पहुंच रहा है, बिकॉज वी कैन सी एंट्रोपी की वैल्यू गिनी इंप्योरिटी से ज्यादा है, तो इसका मतलब इट इज फॉलिंग, गिरेगा तो सही, बट ऑब्वियसली गिनी इंप्योरिटी से बड़ी वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे फॉल कर रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोबेबिलिटी को अगर मेंशन करूं 5/505, दिस इज एक्चुअली 9.9 इंटू 10⁻³ तो हो सकता है इस ग्राफ से आपको नहीं दिख रहा हो कि सर हम ग्राफिकली देख रहे हैं तो वी आर नॉट एबल टू सी कि स्लोप क्या है या जो भी है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली दिखाने की कोशिश करूं तो आप सभी को पता है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.5 लूंगा तो गिनी इंप्योरिटी ठीक है 0.5 के बराबर होगी और एंट्रोपी जो है 1 के बराबर होगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी को चेंज कर रहा हूं, मतलब आई एम रिड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करते करते मैं 1/101 पे आ चुका हूं, जो कि एक्चुअली इस वाले की प्रोबेबिलिटी है, किसी भी एक क्लास की प्रोबेबिलिटी लेते हैं, इसकी ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो गिनी इंप्योरिटी ऑलमोस्ट 0 पहुंच चुका है, पहले से ही वो 0 पहुंच चुका है, तो अगर मैं गिनी इंप्योरिटी को देखूंगा तो ऑलमोस्ट वो 0 पहुंच चुका है पहले से ही, इस तरह से, ऐसा जो भी हो सकता है ऐसा प्लॉट बने, तो गिनी इंप्योरिटी ऑलरेडी 0 पहुंच चुका है एकदम से, लेकिन एंट्रोपी इज एक्चुअली फॉलिंग लाइक दिस, क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है कि एंट्रोपी की वैल्यू इससे 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स, यहां पर एंट्रोपी की वैल्यू सिर्फ 2 टाइम्स थी, लेकिन यहां पर इस वाले पॉइंट पर जब प्रोबेबिलिटी मतलब एक क्लास की प्रोबेबिलिटी 1/101 है, तो यहां पर इट हैज हैविंग अ गैप ऑफ 8 टाइम्स, सो गिनी इंप्योरिटी एकदम से फॉल कर जा रहा है और एंट्रोपी धीरे धीरे फॉल कर रहा है, ठीक है। अब सेंसिटिव टू नंबर ऑफ क्लासेस और प्रोबेबिलिटी में अंतर है, सेंसिटिव टू नंबर ऑफ क्लासेस और प्रोबेबिलिटी में अंतर है, क्यों? अब कोई बता सकता है कि व्हाई वी आर सेइंग कि एंट्रोपी सेंसिटिव टू नंबर ऑफ क्लासेस? तो यू कैन सी दैट एंट्रोपी के अंदर देखिए, यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी नॉट द नंबर ऑफ क्लासेस, तो दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। पहली बात तो मैंने यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात करी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लासेस नॉट द नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये तो बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर अगर 2 टाइम्स का गैप था 0.5 और 1, यहां पर वी आर हैविंग 8 टाइम्स गैप, मतलब गिनी इंप्योरिटी जल्दी फॉल कर रहा है और एंट्रोपी धीरे धीरे फॉल कर रहा है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि एंट्रोपी सेंसिटिव टू नंबर ऑफ क्लासेस। नाउ इसको समझते हैं, यहां पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है, यहां पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, नॉट द नंबर ऑफ क्लासेस। तो व्हाई एंट्रोपी सेंसिटिव टू नंबर ऑफ क्लासेस? आई थिंक ये बात आपके दिमाग में खुद आ जानी चाहिए थी, पूछनी भी नहीं चाहिए थी। तो व्हाई एंट्रोपी इज सेंसिटिव टू नंबर ऑफ क्लासेस? एनीवन? ये आप खुद भी सोच सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्लास पे डिपेंड कर रही है। क्लासेस बढ़ेंगी तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लॉग बेस टू सी होता है,
बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस। तो ऑब्वियसली पूरा प्लॉट जो है एंट्रोपी का, पूरा प्लॉट जो है एंट्रोपी का, वो नंबर ऑफ क्लासेस पे डिपेंड कर जाएगा एक तरह से, ठीक है ना, बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी इज एक्चुअली लॉग, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये बात। बाकी हम यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, सेंसिटिविटी और ये सब जो प्रोबेबिलिटी की बातें हो रही हैं यहाँ पर। चलिए अब दोस्तों यहां पर हम जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जितने भी डायमेंशंस लिए थे, कल की क्लास में जितने भी डायमेंशंस लिए थे दोस्तों, वो कैटेगोरिकल थे, कैटेगोरिकल थे। जैसे मान लीजिए उसमें 2 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं, जो भी हैं, तो वहां पर बाइफर्केशन बड़ा आसान था। हम कह सकते हैं कि यार 2 कैटेगरीज हैं, तो एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा, जैसे हमने कल किया था कि अगर ह्यूमिडिटी है तो हाई, लो और मीडियम, तो हमने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। उसमें भी मैंने बताया था कि उसमें भी और तरह से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 को हम ऐसे ही बाइफर्केट करें, हाई, लो और मीडियम। हम ऐसा करते हैं हाई और लो को मिक्स कर दें, मीडियम अलग कर दें, एंड सो ऑन। तो वहां एक प्रॉब्लम हो सकती थी कि वहां पे 4-5 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए, ये बात हम कल कर चुके हैं, अगर मान लीजिए, बिल्कुल होती है गिनी इंप्योरिटी में भी, अगर हम क्लासेस को चेंज करते हैं, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, शायद आप ही ने पूछा था। तो गिनी इंप्योरिटी में भी यहां पर हमने देखा था कि जैसे अगर 2 क्लासेस हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 0.5 होगी, 3 क्लासेस है तो मैक्सिमम वैल्यू 0.66 होगी, 4 क्लासेस है तो मैक्सिमम वैल्यू 0.75 होगी, एंड सो ऑन। ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी, लेकिन गिनी इंप्योरिटी में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी एंट्रोपी में बढ़ेगी एज द नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीजेस, ठीक है। ये बात तो अभी हमने देखी ही थी, राइट, कि अगर 3 क्लास है तो 0.66, 4 है तो 0.75, 8 है तो 0.8, 5 है तो 0.8, 6 है तो 0.9 समथिंग होगा या 0.8 समथिंग होगा, जो भी है। 1 - 1/6 आएगा, 7 है तो 1 - 1/7, 8 है तो 1 - 1/8, एंड सो ऑन। तो बढ़ेगा तो सही, ठीक है ना। बफरिंग हो रहा है क्या एनीवन? बढ़ेगा तो सही, लेकिन गिनी इंप्योरिटी में इतना ज्यादा नहीं राइज करेगा जितना एंट्रोपी में करेगा, log बेस टू सी के माध्यम से। अगर हम यहां पर कैटेगोरिकल नेचर का डायमेंशन ले लेते हैं कोई, बफरिंग तो नहीं हो रही है ना, चलिए, तो मान लीजिए कोई कैटेगोरिकल नेचर का ले लेते हैं। लेट्स से यहां पर 15 है, यहां पर 20 है, यहां पर 23 है, 32 है, मान लीजिए 23 है, 22 है, 25 है, 18 है, 19 है, 30 है, 40 है। यहां पर मान लीजिए वाई के लेबल्स हैं। वाई लेबल्स कुछ भी हो सकते हैं, मैंने अभी डायमेंशन को कैटेगोरिकल लिया है, वाई को नहीं किया है अभी। वाई तो कुछ भी हो सकता है, यस नो भी हो सकता है। चलिए अब यहां देखिए दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, यहां पर अब हमें बाइफर्केशन किस किस पे चेक करना पड़ेगा? मतलब स्प्लिटिंग अगर हम करना चाहते हैं, डिसीजन ट्री अगर क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें हर एक वैल्यू पर बाइफर्केशन चेक करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? हमें हर एक वैल्यू पर बाइफर्केशन चेक करना पड़ेगा कि भाई कहां पर हमारा स्प्लिटिंग बेस्ट हो रहा है और कहां पर हमारा स्प्लिटिंग खराब हो रहा है, ठीक है ना। सो हमें सारी वैल्यूज पर चेक करना पड़ेगा। तो इफ द डायमेंशंस is numerical, then all the values have to be checked. As threshold, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड के लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने रूट नोड से शुरू किया, तो मतलब इट इज वेरी मच कॉम्प्यूटेशनली एक्सटेंसिव, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था। तो यहां पर मान लीजिए हो सकता है कि हम x को ले लें ग्रेटर देन 15,
और एक बार ले लें x इज लेस देन 15 एंड सो ऑन। ऐसे सबके लिए चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक फॉर ऑल। हमें हर एक वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, सभी वैल्यूज के लिए चेक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगा, कितना ज्यादा मतलब मुश्किल हो जाएगा अपने कंप्यूटर या एल्गोरिदम के लिए इसको फाइंड करना। सो इट इज वेरी वेरी टफ, वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये हमारी कहानी है। चलिए, तो ये बात हमने देखी दोस्तों, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, रिग्रेशन केस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कल की क्लास में हमने जो भी केसेस किए थे क्लासिफिकेशन वाले किए थे, जहां पर हमने इंप्योरिटी को गिनी इंप्योरिटी और एंट्रोपी से नापा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिग्रेशन का केस समझते हैं, जहां पर हम लोग इंप्योरिटी को वेरिएंस से नापते हैं, वेरिएंस से मेजर करते हैं। चलिए पहले मैं ना ये आपको इंप्योरिटी एक बार बता दूं, फिर हम लोग कर लेंगे सॉल्व इसको। सो लेट्स मूव ऑन टू द रिग्रेशन केसेस, क्योंकि डिसीजन ट्री रिग्रेशन में भी यूज किया जा सकता है। We measure the impurity of a node by variance। ठीक है, वेरिएंस से हम लोग ये मेजर करते हैं। अब वेरिएंस निकालना आप सभी को आता है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए हमारे पास कोई नोड है दोस्तों, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, नोड हैज सम पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट्स का y वैल्यू होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसका वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालना आपको आता है, तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू द y वैल्यूज yi माइनस मीन ऑफ y की मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉइंट्स। i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। मान लीजिए हम नोड के पास कुछ पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे n या जो भी है, ठीक है। इस तरह से हम इसका वेरिएंस निकालते हैं दोस्तों। और बस सिंपल सी बात यह है कि हमारा टारगेट यही है कि जितना ज्यादा वेरिएंस होगा। अब सोच के देखिए, क्या ये वेरिएंस अच्छा मत, जैसे हमने बात पहले भी देखा था, व्हाट डू यू वांट, डिसीजन ट्री में हमें क्या चाहिए, डिसीजन ट्री के अंदर हमें चाहिए कि हमें एक होमोजीनियस नोड्स मिल जाएं। होमोजीनियस नोड्स का मतलब क्या है दोस्तों, सर तो कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर्स के केस में डिसीजन ट्री से क्लासिफिकेशन नहीं करते क्या? देखिए, सोच के देखिए, क्या ये गलत या क्या बोल रहे हैं आयुष भैया? देखिए, क्या आपको लगता है कि यहां पर फाइनली जो, देखिए ध्यान से सुनिएगा आयुष भाई, ये ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं, सुनिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर है हमारा, देखो मेरे भाई, है ना, ऐसे हो सकता है और भी प्रेडिक्टर्स हो, बट यहां पर जो रूट नोड आ रहा है उसमें बस अभी तो हम बाइफर्केशन कर रहे हैं ना, लेकिन जो बाइफर्केशन करने के बाद जो नोड्स आएंगे, फॉर एग्जांपल जो लीफ नोड बनेंगे, उसमें जो वाई वैल्यूज होंगी, क्या वो यस और नो ही तो होंगी मेरे भाई? सोच के देखिए भाई, चाहे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर है, भाई कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर तो हमने पहली क्लास में भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो बताइए। जैसे हमने किया था दोस्तों, यहां पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, बताइए।
भाई कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर थे हमारे, हमने कोई कैटेगोरिकल प्रेडिक्टर तो नहीं लिए। अब बताइए व्हाट डू यू थिंक, क्या यहां पे क्लासिफिकेशन हम कर पाएंगे? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 6, तो मतलब यहाँ पे ट्राइंगल वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, पर गोले आ जाएंगे यहाँ पर लेस देन 5 और लेस देन 6, यहाँ पे स्टार्स आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे प्लस। बताइए यहाँ पे देखिए, आप देखिए कैटेगोरिकल प्रेडिक्ट, सॉरी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर्स हैं। क्या यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम कर पाएंगे कि नहीं, जल्दी से बताइए, क्या यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे? कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर्स है हमारे पास, एक्स वैल्यूज एंड हमारे दोनों डायमेंशन कॉन्टिन्यूअस हैं। क्या यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर पाएंगे हम लोग? कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर्स के केस में डिसीजन ट्री में क्लासिफिकेशन कर पाएंगे कि नहीं आयुष भैया? कर पाएंगे भाई। देखिए हमें जो प्रेडिक्टर्स हैं हमारे, जो एक्स हैं, वो सिर्फ क्लास इसको ब्रेक करने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है वो रूट नोड, सॉरी जो लीफ नोड्स होते हैं उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनकी वाई वैल्यूज से लिया जाता है। तो वाई वैल्यूज को इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे जो प्रेडिक्टर्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस हैं या कैटेगोरिकल हैं। तो यहां पे आप देखोगे कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर्स हैं, लेकिन हमारे जो लीफ नोड्स हैं उनमें जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं उससे फिर डिसाइड किया जाएगा कि वाई वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, क्लासिफिकेशन करना है या रिग्रेशन करना है। ठीक है ना? अच्छा ओके, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक, इट कैन लीड टू लॉट ऑफ कंप्यूटेशंस, बट डिसीजन ट्री के अपने खुद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए डिसीजन ट्री में KNN से कम कंप्यूटेशंस होती है, पहला। दूसरा, डिसीजन ट्री नॉन लीनियर डेटा को भी देख सकता है क्योंकि पैरामीट्रिक नहीं होता। तीसरा, इसकी बहुत ज्यादा हाई इंटरप्रिटेबिलिटी होती है, जो हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस। और चौथा, इसमें एक और एडवांटेज होता है कि इसमें टेस्टिंग टाइम बहुत कम लगता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसमें तो इसका मतलब ये कि हाँ कंप्यूटेशंस बहुत ज्यादा लगेंगी, बट ऑब्वियसली लेस देन KNN, क्योंकि KNN को हर एक पॉइंट पर, हर एक टेस्ट पॉइंट पर कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन तो यहाँ मुश्किल है ऑब्वियसली, बट इट इज बेटर देन KNN, ठीक है, इन सम रेस्पेक्ट्स। सो कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर मतलब एक्स की वैल्यू मेरे भाई, जो हमारे डायमेंशंस होते हैं उसको प्रेडिक्टर भी बोलते हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने अखिल भैया, आपको अगर ध्यान हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने बताया है कि प्रेडिक्टर्स होते हैं ये एक्स, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं क्लास में भी और आपको DPPs में ही मिले होंगे। तो जो डायमेंशंस होते हैं उसको प्रेडिक्टर भी बोल देते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि हम रिग्रेशन का केस कर रहे थे दोस्तों, रिग्रेशन के केस में आ गए हम लोग। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हमें फाइनली नोड्स कैसे चाहिए, हमें फाइनली जो लीफ नोड्स चाहिए इन डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री में दोस्तों, डिसीजन ट्री में अगर हम देखें तो हमें जो फाइनली नोड्स चाहिए, या फिर अगर मैं ये आपसे कहूं कि हमें एक्चुअली स्प्लिटिंग या ग्रुपिंग जो हम करते हैं, स्प्लिटिंग या ग्रुपिंग हम जो करते हैं दोस्तों, उसमें हमारा टारगेट होता है। टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है कि हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए एक होमोजीनियस पॉइंट्स, सॉरी होमोजीनियस नोड्स चाहिए, होमोजीनियस नोड्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कुछ
बच्चे हैं, लेट्स से वी हैव सम स्टूडेंट्स, और सबकी परसेंटेज यहाँ पर लिखी हुई है, लेट्स से वाई वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, लेट्स से एक बच्चा है 99% वाला, एक है 99.5% वाला, एक है 98% वाला, एक है 96% वाला, एक है 95.5% वाला, एक है 95.6% वाला, फिर है 80%, फिर है 81%, फिर है 79%, फिर है 40% एंड सो। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं आपसे कहूं कि हमें स्प्लिटिंग करनी है एंड वी वांट ऐसे नोड्स जहां पर, या ऐसे ग्रुप्स हमें बनाने हैं जहां पर होमोजीनियस या एक जैसे स्टूडेंट्स रहते हों, होमोजीनियस या एक जैसे स्टूडेंट्स हों, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर ऐसा है कि जिन बच्चों की परसेंटेज 99 के आसपास है उसका एक ग्रुप बना लीजिए। तो आप बोलोगे सर इनका एक ग्रुप बना लेते हैं, होमोजीनियस होगा। जिन बच्चों के 95 के आसपास है उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, ये होमोजीनियस होगा। ये एक जैसे बच्चे होंगे, इंटेलिजेंट, पढ़ाकू, एकदम रट्टू तोता टाइप्स। ये ऐसे बच्चे होंगे जो ठीक है, पढ़ने में भी ठीक है, थोड़े खुराफात भी करते होंगे। ये बच्चे भी थोड़ा ठीक ठाक होंगे पढ़ने में, लेकिन ये बच्चे एकदम गोबर बच्चे होंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह से कुछ ग्रुपिंग कर ली। अब सोच के देखिए आपने ग्रुपिंग कैसे करी, आपने कैसे पता लगाया कि ये होमोजीनियस है। तो आप बोलोगे सर हमने ऐसा पता लगाया कि ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन तो है नहीं जो क्लास हो यस या नो वाला, तो वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल सी बात ये है हमारे लिए होमोजीनियस वो वाले पॉइंट होंगे जिनके वाई वैल्यूज में क्या लिखूं दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक? सो इन द रिग्रेशन केस, the homogeneous nodes या points in the homogeneous nodes should be such that, या ऐसा बोल सकते हैं homogeneous points कौन से होंगे दोस्तों? homogeneous points वो होंगे, homogeneous points are those which have dash values close to each other। कौन सी वैल्यूज? ऐसे पॉइंट जिनकी वाई वैल्यूज आसपास हो, क्लोज हो एक दूसरे से। कहने का मतलब यह है कि जिनकी वाई वैल्यूज में वेरिएंस बहुत कम हो। अगर वाई वैल्यूज आसपास होंगी इसका मतलब क्या है, उनकी वाई वैल्यूज में वेरिएंस मतलब वेरिएशन बहुत कम है। क्या बात सबको समझ में आई? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? भाई यहां पर यस नो क्लास तो है नहीं जो हम कह लें कि भैया हमें ऐसा नोड चाहिए जहां पर यस क्लास के पॉइंट्स हो या नो क्लास के पॉइंट्स हो, ऐसा तो है नहीं। लेकिन यहां पर हम क्या करना है, हमें यह करना है कि हमें ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिनमें वेरिएशन बहुत कम हो, और वेरिएशन किसमें? वाई वैल्यूज में। ठीक है, क्या बात सबको समझ में आई? एक बार देखिए, तो इन रिग्रेशन केस द होमोजेनियस पॉइंट्स आर दोस व्हिच हैव वाई वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर, दैट इज variance in y is very small। वेरिएंस इन y इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना, तो इसी के लिए मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी है कि हम वेरिएंस को एज अ इंप्योरिटी फैक्टर मानते हैं, वेरिएंस को एज अ इंप्योरिटी फैक्टर माना जाता है। सो वी मेजर द इम्प्योरिटी ऑफ अ नोड बाय वेरिएंस, और इस तरह से वेरिएंस निकाला जाता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा वेरिएंस होगा तो क्या वेरिएंस यहां पर कभी जीरो हो सकता है? वेरिएंस यहां पर कभी जीरो हो सकता है? क्या वेरिएंस यहां पर कभी जीरो हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अगर ये ओवरफिट करते करते करते, सोच के देखिए, अगर ये ओवरफिट करते 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 उसने इतने नोड्स पैदा कर लिए कि जो फाइनल लीफ नोड है उसके अंदर एक ही पॉइंट है,
जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कुछ रिग्रेशन वाला डेटा है, मान लीजिए इस तरह से कुछ डेटा है। भाई साहब आपको पता है ना डिसीजन ट्री करता क्या है? डिसीजन ट्री करता है बाइफर्केशन ऑफ द टू डायमेंशन। कहता भाई तोड़ इसको, जितना करना है करता चल। तो इसका मतलब उसने ब्रेक करा, उसने इतना ब्रेक किया इसको, उसने ऐसे कर दिया कि सर यहाँ पे एक बाइफर्केशन कर दिया, इधर एक बाइफर्केशन, ऐसे रीजन इसने क्रिएट कर लिए। मान लीजिए मैंने एक्स सिंगल डायमेंशन लिया है, सिंगल डायमेंशन लिया है, ये वाई वैल्यूज हैं क्योंकि यहाँ पर वाई, क्योंकि रिग्रेशन का केस है तो मुझे वाई भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंगल डायमेंशन का केस है तो कोई टेंशन नहीं है। अब वाई तो प्रेडिक्ट करना है तो वाई को एज अ मेजर नहीं लेगा, एक्स को ही एज अ मेजर ले सकता है। इस तरह से उसने इतने बाइफर्केशंस कर दिए, इतनी ज्यादा बार बाइफर्केशन कर लिया, देखिए सिंगल डायमेंशन है तो एक्स में ही बाइफर्केशन कर सकता है वो, ठीक है। इतने सारे रीजन उसने क्रिएट कर लिए। वो तो डिसीजन ट्री करेगा ना, क्योंकि उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट यह है कि मुझे वेरिएंस को जीरो करना है, तो वो बाइफर्केट करता चला जाएगा, ब्रेक करता चला जाएगा आगे 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 आगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हो सकता है वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 रखी हो उसने, यहां पर वैल्यू 1.2 रखी हो, मतलब वो तो बाइफर्केट कर सकता है ना। आपकी एल्गोरिदम है एक तरह से जो बाइफर्केट करती जाएगी। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा सकता हूं, इसमें बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप बोलो सर ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। भाई हो सकता है, एल्गोरिदम है ना, उसको हमने कमांड दे दिया है, उसको हमने कमांड दे दिया कि भाई वेरिएंस को जीरो करना है। अगर मान लो तो जैसे मान लीजिए आपके पास 4 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, मान लीजिए 4 पॉइंट है। सो वैसे तो लग रहा है कि आसपास है, करीब करीब है, लेकिन क्या करेगा? सबसे पहले यहां बाइफर्केट करेगा वो, मान लो बीच में करेगा, लेट्स से मान लीजिए ये 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा? रूट नोड में सारे पॉइंट्स होंगे दोस्तों, एक में करेगा x ग्रेटर देन 5, एक में करेगा x लेस देन 5। तो यहां पर आप देखोगे हमारे पास 2 नोड्स आ जाएंगे ये वाले, और यहां पर हमारे पास 2 नोड्स आ जाएंगे, ठीक है। y वैल्यूज देख लेते हैं, कुछ ले लेते हैं ऐसे रैंडम। मान लीजिए इस तरह से कुछ लिया हमने, मान लीजिए y की वैल्यू इधर 5 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, मान लीजिए उधर 7 है। तो इसने इस तरह से ब्रेक किया। मान लीजिए यहाँ पर 5 और 6 दो वैल्यू आ गई, और यहाँ पे 6 और 7 दो वैल्यू आ गई। अब इसको लग रहा है कि नहीं यार, वेरिएंस तो मुझे जीरो करना है ना, मुझे तो जीरो करना है। आइडियली मुझे होमोजीनियस पॉइंट नोड्स चाहिए। होमोजीनियस नोड मतलब मुझे वेरिएंस जीरो करना है, इंप्योरिटी जीरो करनी है, ऐसा इसका टारगेट है। बट ऐसा करते नहीं, हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया कुछ लगा देते हैं इसको ओवरफिट ना करने के लिए, स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाते हैं, विल स्टडी दैट। बट अभी आप मान के चलो कि इसका टारगेट है कि भाई इसका वेरिएंस जीरो करना है, तो कहेगा भाई चलो चलो और ब्रेक करो यार, अभी नहीं अभी नहीं, अभी रुकना नहीं, अभी रुकना नहीं है, कहता और ब्रेक करो यार इसको। तो ये करेगा, चलो एक्स की वैल्यू इसने यहां और ब्रेक कर दी, लेट्स से इसने यहां पे लगा दी 6, मान लीजिए 6 है ये, और पीछे मान लीजिए इधर की तरफ जो है मान लीजिए 4 है ये, तो इसने और ब्रेक कर दिया। यहां पर कर दिया x ग्रेटर देन 6, यहां पर कर दिया x लेस देन 6। ये y वैल्यूज है अंदर जो मैंने डाली, यहां पर x तो 5 और 6 इधर था ना, तो 4 आएगा इधर, x ग्रेटर देन 4, x लेस देन 4, यहां पर आएगा x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन x लेस देन 6। तो आप देखोगे यार हमारे पास x लेस देन 4 वाले में एक ही पॉइंट है जिसकी वैल्यू y की 5 है, यहां पर y की वैल्यू कितनी है 6 है, यहां पर ग्रेटर देन 6 चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू 7 है और यहां पर वैल्यू 6 है। इस तरह से बाइफर्केशन करता जाएगा, ये एल्गोरिदम करेगी, वो करती रहेगी, मतलब हिट एंड ट्रायल करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, जब तक उसको होमोजीनियस फाइनली प्योर नोड्स ना मिल जाए। आप देखिए यहां पर
इसके अंदर y की वैल्यू 6 है, 7 है, 6 है, 5 है, सिंगल वैल्यू है, वेरिएंस 0, प्योर नोड मिल गया। इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, एक बार जल्दी से बताइए, बताइए ये क्या हो रहा है, मतलब ये डिसीजन ट्री क्या कर रहा है यहां पर। डिसीजन ट्री कर रहा है ओवरफिटिंग, इसी को ओवरफिटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करने देना है, लेकिन डिसीजन ट्री को बताया गया है कि भाई तुम्हें होमोजीनियस नोड्स लेके आने हैं, तो तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा, कब तक तोड़ता जाएगा, तब तक तोड़ता जाएगा जब तक उसको जीरो वेरिएंस ना मिल जाए। लेकिन हम कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा देते हैं जिससे ओवरफिट ना करे। बस समझ में आ गई कि नहीं, मैं इससे ज्यादा मतलब और ज्यादा पॉइंट्स वाला नहीं बना सकता, दैट विल कॉम्प्लिकेट एंड फालतू टाइम वेस्ट होगा, बट मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। यहाँ पे डिसीजन ट्री ओवर फिटिंग कर रहा है, ठीक है ना, डिसीजन ट्री ओवर फिटिंग कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई है दोस्तों। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। सो आप देख सकते हो ये हमारा वेरिएंस है, वी मेजर द इंप्योरिटी ऑफ द नोड बाय वेरिएंस। वेरिएंस निकालने का ये तरीका है, इसका टारगेट अभी के लिए ये है कि इसको वेरिएंस 0 करना है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो ओवर फिटिंग हो जाएगा और ये उससे पहले रुक जाना चाहिए किसी जगह पर। वो कैसे रुकेगा हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें सिंपल सी बात है, इंप्योरिटी मेजर जो है वेरिएंस है, तो हम इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालेंगे, इंफॉर्मेशन गेन इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ द पेरेंट्स वेरिएंस ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर तरीका जैसे हमने कल की क्लास में किया था, बस यहाँ पे फॉर्मूला वेरिएंस का आ गया है और कुछ नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, और हमें यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है ये, तो ये कुछ वैल्यू हमें दे रखी है और ये हमारे डायमेंशंस हैं, ये हमारे डायमेंशंस हैं और ये हमें प्रेडिक्ट करना है। आप देख सकते हो प्रेडिक्टर वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमें यहाँ पर रिग्रेशन करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो कैटेगोरिकल है। देखिए यहाँ पर इंडियन, चाय, थाईनीज, थाई, ऐसे चाइनीज और थाई लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर चिली आप देखोगे 01, कुड फॉर फूड 10, तो ये कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल, बेस इंग्रेडिएंट ये कैटेगोरिकल, लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिश ये एक न्यूमेरिकल डायमेंशन है और ये हमारा लेबल है जो हमें प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज द लेबल। चलिए, तो किसी भी एक से पकड़ लेते हैं दोस्तों एंड लेट्स डिवाइड इट, इसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें जगह ही नहीं है करने की, यहीं पे करना चाहिए था मुझे। चलो कोई बात नहीं, अब क्या है, गड़बड़ हो जाएगी, वैल्यू कहाँ से उठाएंगे। क्या इसमें कुछ होता था ना, इसमें होता कुछ, एक सेकंड है शायद एक टूल है स्क्रीन स्क्रीन क्रॉप। ओके, ट्राई करते हैं जिससे हम इसको उठा पाए। इसको यहीं तक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करूं, सेव कर लूं, कहां से हुआ होगा, ठीक है, ओपन करो। ये तो कहीं और ही चला गया यार। कॉपी, ओके, ट्राई करते हैं क्या वहां पे होगा ये पेस्ट। लेट्स ट्राई, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। नहीं होगा, चलिए छोड़ देते हैं इसको, बाद में देख लेंगे।
रहने देते हैं, चलिए ऐसे ही करते हैं, क्या करें, मेरी गलती है, मुझे स्लाइड ऐसी नहीं बनानी चाहिए। चलिए तो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। जूम आउट नहीं होता ना इसमें, शायद हो जाता है, देखता हूँ हो जाएगा। ओ ओए भाई सीधे तो हो जा, हाँ हो जाएगा। दिख रहा है क्या, इज इट विजिबल, क्या ये विजिबल है? चलिए परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। तो किसको ले लें दोस्तों, एनीवन, किसी को भी ले सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। किसको ले लें, राइस वेजिटेबल नूडल, इसको ले लेते हैं बेस इंग्रेडिएंट को, ठीक है ना। चलिए बेस इंग्रेडिएंट को ले लेते हैं ऐसा। तो यहां पर आप देखोगे रूट नोड, के अंदर सारे पॉइंट्स आएंगे दोस्तों, और बेस इंग्रेडिएंट ले लेते हैं हम लोग एज अ डायमेंशन फॉर बाइफर्केशन। तो बेस इंग्रेडिएंट में क्या क्या था, राइस, वेजिटेबल, और यहां पे क्या है, नूडल्स। चलिए जल्दी से देखते हैं, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। यहाँ तो सीधा सीधा वैल्यू लिखते चलेंगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे राइस 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 और राइस, तो इसका मतलब पहला, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू लिखते चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 26, दूसरी वैल्यू है 15, तीसरी है 30, यहां पर है 13, और लास्ट है 27। वेजिटेबल के अंदर आप देखोगे तो वेजिटेबल में ये है और ये है, 3 है। तो आप देखेंगे 25, यहां पर सीधा सीधा वाई वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 25, 10 और 14। लास्ट है नूडल्स, नूडल्स है 2 जगह, 1 जगह और 2 जगह। तो आप देखेंगे आएगा 24 एंड 8, 24 एंड 8, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए सारी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बढ़िया। तो ये आ गया दोस्तों। और राइस के अंदर रूट नोड में तो ऑल है, सारे के सारे हैं। तो सभी का हम लोग जल्दी से वेरिएंस निकाल लेते हैं दोस्तों, सभी का जल्दी से हम लोग वेरिएंस निकाल लेते हैं, सभी जो नोड्स का इंप्योरिटी निकाल लेते हैं एक तरह से। तो रूट नोड का निकालने में तो हमें लगता है कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, क्योंकि रूट नोड के अंदर तो सारे के सारे वाइज होंगे। वेरिएंस ऑफ रूट नोड हम निकाल रहे हैं दोस्तों। तो अब इसमें सबसे पहले तो वाई एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या आएगा, सबको ऐड करना है, मतलब 26 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 10। एक बार देख लीजिएगा, सबको ऐड करके सबसे पहले मुझे ओवरऑल वाई का मीन निकालना पड़ा, दैट इज 26 प्लस 15 25 30 10 24 13 9 8 14 एंड 27। तेरह 8 14 27, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो 19.2 आ जाएगा। अब जल्दी से यहां पर वेरिएंस निकाल लेते हैं दोस्तों। सो वेरिएंस विल एक्चुअली कम आउट टू बी वाई आई माइनस एवरेज वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 और इस पे समेशन। एक बार आप देख लीजिए बच्चों, कर पाएंगे कि नहीं, जल्दी से देख लीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। आप सभी लोग कैलकुलेट करिएगा, हाउ टू क्लासिफाई द क्वांटिटी ऑफ डिश, क्वांटिटी ऑफ डिश। ये देखिए, हाउ डज द एल्गोरिथम डिसाइड व्हाट शुड बी टेकन एज अ रूट नोड। व्हाट भाई, रूट नोड में तो सब आता है ना, रूट नोड में तो भाई एक बात बताइए, यहां पर हमारा वाई लेबल कौन सा है, यहां पर हमारा लेबल कौन सा है, हमने लेबल क्या चूज किया है, हमने लेबल क्या चूज किया है, हमने लेबल चूज किया है ये। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये लिखा था कि ये हमारा लेबल है। तो रूट नोड में तो लेबल्स ही जाएंगे ना, रूट नोड में तो लेबल्स ही जाएंगे ना, सारे डेटा पॉइंट जाते हैं और यहां पर वाई वैल्यूज लिखी जाती हैं, राइट।
वाई वैल्यूज लिखी जाती हैं, तो जो लेबल है वही तो जाएगा यहां पर, ठीक है। और हमने बाइफर्केशन कर दिया, बाइफर्केशन करने के बाद जो राइस वाले पॉइंट से उनका वाई वैल्यू यहां लिखा, जो वेजिटेबल वाले थे वो यहां लिखा, और नूडल्स वालों को यहां लिखा। क्लियर है? क्वांटिटी ऑफ चिली पाउडर, कार्तिक भैया क्लियर है? और अखिल भैया, ये अब अखिल भैया पूछ रहे हैं कि सर इसमें कैसे क्लासिफिकेशन होगा, बताइए। अगर वो इसमें बताएगा कि भैया इसमें क्लासिफिकेशन करना है, क्या वो सवाल में आपको देगा? अच्छा, यहां पर मैंने बेस इंग्रेडिएंट लिया है, तो ये एल्गोरिदम कैसे डिसाइड करेगी दोस्तों? एल्गोरिदम ये डिसाइड नहीं करेगी कि बेस इंग्रेडिएंट लिया है। एल्गोरिदम, ये बात हम कर चुके हैं पहले, पता नहीं आप क्यों पूछवा रहे हो, मतलब आई डोंट नो व्हाई यू हैव सो मेनी डाउट्स। ये बात हम कल भी कर चुके हैं कि क्या एल्गोरिदम इसको चेक करेगी सिर्फ? नहीं, एल्गोरिदम इसको भी चेक करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, यहां पर भी चेकिंग होगी। और यहां पर क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पर हर एक डायमेंशन, हर एक उस पर किया जाएगा कि भाई 1300, 800, 300 सभी पॉइंट्स पर बाइफर्केशन स्प्लिटिंग की जाएगी। और फिर एल्गोरिदम चेक करेगी कि कौन से केस में मुझे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन मिला, एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें किससे बाइफर्केशन करना है। सो क्या ये बात समझ में आई? तो अभी ये सबसे चेक होगा, लेकिन क्या हम सबसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट इन आवर हैंड्स, हम नहीं कर सकते, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हम किसी भी एक को रैंडमली पकड़ के कर लेते हैं। अब जैसे अखिल भैया कह रहे हैं कि सर इसमें कैसे बाइफर्केशन होगा, भाई एल्गोरिदम सबको पकड़ेगी। एल्गोरिदम सबसे पहले स्प्लिटिंग करेगी 200 पर, कि भाई 200 से कम, 200 से ज्यादा, फिर 450 पर, 450 से कम, 450 से ज्यादा, फिर 1250 पे, फिर 500 पे, फिर 1350, 980, 1500, 300, 800, 1300, सब पे करेगी। और फिर सबका सब रिजल्ट्स मतलब इसमें बाइफर्केशन किया, इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, सॉरी इसमें नहीं, इसमें किया, सबके रिजल्ट्स में इंफॉर्मेशन गेन देखेगी, जिसमें बेस्ट आएगा उसी को स्प्लिटिंग के लिए यूज किया जाएगा। ये हमने कल बात करी थी, राइट? वी हैव डन दिस यस्टरडे आल्सो। चलिए जल्दी से इसका वेरिएंस निकालिए। -26 होल स्क्वायर थोड़ा सा लेंदी है, वैसे इतना लेंदी पेपर में नहीं आएगा, पेपर में थोड़ा छोटा ही आएगा। क्या है? 57.3 आ रहा है, 57.3 आ रहा है, एक बार देखना। 57.3 आ रहा है, एक बार बाकी लोग बताइए जल्दी से। बढ़िया, 27.36 टू बी एग्जैक्ट, 2 बार कैलकुलेट कर लिया, 27.36 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है ना? ये आ रहा है। अब यहां पर हमने इसका निकाल लिया, अब जल्दी से हमें तीनों चाइल्ड का निकालना है, निकाल लेते हैं।
तीनों चाइल्ड का निकालना है, तो जल्दी से वेरिएंस निकाल लेते हैं और मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम इसका निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस ऑफ द राइस, तो यहां पे आप देखिए जल्दी से इसका मीन निकाल लीजिए, मीन तो तुरंत आ जाएगा। मीन आ जाएगा 22.5, 22.2। कितना आ रहा है? 46.96 आ रहा है दोस्तों। वेरिएंस ऑफ वेजिटेबल भी निकाल लेते हैं, ये तो 3 नंबर है। 25 प्लस 10 प्लस 14, इसका मीन आ रहा है 16.66। एक बार आप सभी लोग देखिए बच्चों, कर पा रहे हैं? कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी, बस आप लोग कर पाएंगे, मुझे ये उम्मीद है। यहां पर बस 3 वैल्यू है, 25, 10 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 40.22 आएगा। और फाइनली वेरिएंस ऑफ नूडल्स अगर हम करेंगे, इसका मीन आ जाएगा 24 और 8 16। एक बार चेक करिए क्या ये सारी वैल्यू सही है कि नहीं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, n-1 हम तब लेते हैं जब हमें, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि हम लोग n-1 तब लेते हैं जब हमारे पास कुछ सैंपल्स होते हैं एंड वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ द होल डेटा, राइट। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वहां पर हम क्या कर रहे थे, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन डेटा, गिवन सैंपल्स, हम ओवरऑल डेटा की बात कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम इसी डेटा की बात कर रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, इसी नोड के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं तो वो जो n-1 वाला फॉर्मूला हमने लीनियर रिग्रेशन में यूज किया था, राइट। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स, जो आपको याद होगा कि हम लोगों ने β1 और β0 के केस में देखा था। तो β1 के केस में फॉर्मूले में आता है कोवेरिएंस xy अपॉन वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। अब वहां पर हम क्या कर रहे थे, बीटा निकालना चाहते थे फ्रॉम द गिवन सैंपल, जो भी छोटे मोटे सैंपल्स हैं, टू फाइंड आउट द बीटास फॉर द होल डेटा, पूरा डेटा जो है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस नोड की इंप्योरिटी निकाल रहे हैं, इस नोड के अंदर की, ठीक है। हम इससे पूरे डेटा की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये हमारे पास सैंपल है कोई, ऑब्वियसली डेटा जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, लाइक देयर शुड बी लाइक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स इन इट। बट यहां पर मैं एनालिसिस सिर्फ इनकी कर रहा हूं। सो मैं यहां पर जो भी एनालिसिस कर रहा हूं, जो भी यहां पे बाइफर्केशन कर रहा हूं, उसके बाद जो भी नोड आ रहा है, मैं सिर्फ इस नोड की इंप्योरिटी निकालना चाह रहा हूं, ना कि पूरे के पूरे डेटा के लिए कुछ मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूं। नहीं, मैं सिर्फ इस डेटा की या इस नोड के अंदर के डेटा की इंप्योरिटी निकालना चाह रहा हूं, इसलिए वेरिएंस में मैं n यूज कर रहा हूं, नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला। लेकिन जब मैं लीनियर रिग्रेशन में लगाता हूं तो मैं वहां पर बीटा वैल्यू, जैसे β1 है हमारी, तो β1 को फ्रॉम दैट सैंपल ऑफ द डेटा से पूरे डेटा के बारे में निकालना चाहता हूं, इसलिए दोनों में डिफरेंस, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए क्या है, सबको क्लियर है, सारी वैल्यूज सही है दोस्तों, क्या सारी वैल्यूज ठीक है? मैंने डिवाइड शायद 3 से ही किया होगा, एक बार देख लेता हूं। डिवाइड तो 3 से ही किया है, लिखा थोड़ा गलत। एक बार देखिए तीसरे वाला 64 आ रहा है ना, कहीं गलती तो नहीं है?
ऐसा भी कह सकते हैं यशवर्धन भैया, ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाया ना अखिल भैया कि यहां पर हम लोग जब रिग्रेशन की बात कर रहे थे तो रिग्रेशन के केस में हमें जब बीटा निकालना था तो वहां पे हमने कोवेरिएंस निकाला था एंड वी वर एक्चुअली हम लोग उस बीटा से पूरे के पूरे डेटा का बीटा निकालना चाहते हैं, मतलब बीटा 1 जो है पूरे डेटा पे जो काम कर जाए, लेकिन सैंपल हमारे पास छोटा सा है। तो हम उस केस में सैंपल्स को यूज करके, ध्यान से सुनना, हम उस केस में सैंपल के कोवेरिएंस या वेरिएंस का यूज करके ओवरऑल डेटा का वेरिएंस या कोवेरिएंस निकालना चाहते थे। तो वहां पर हमने n-1 का फैक्टर यूज किया था जिससे थोड़ी लिवरेज मिल सके कि वेरिएंस चेंज हो जाए। लेकिन यहां पर आई एम नॉट रिलेटिंग एनीथिंग, मैं सैंपल्स को डेटा से कुछ रिलेट नहीं करना चाहता हूं, मैं सीधा सीधा इस नोड के अंदर की इंप्योरिटी निकालना चाहता हूं, दैट्स इट। तो आपको इस केस के अंदर कुछ प्रेडिक्शन नहीं करना है कि भाई इसको देखकर तुम ये बताओ कि क्या ये जो हमारा इस नोड की जो इंप्योरिटी है क्या वो पूरे डेटा पर भी चलेगी कि नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा हूं मैं सिंपल इस नोड की इंप्योरिटी निकालना चाह रहा हूं। तो सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला चल जाएगा कि जैसे यहां पर अगर 5 पॉइंट्स हैं तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, जैसे रूट के अंदर 10 पॉइंट्स है तो मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पर 3 पॉइंट है तो 3 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां 2 पॉइंट है तो 2 से डिवाइड कर रहा हूं। आप लिंक कर पा रहे हो कि नहीं? चलिए, वेरिएंस क्या, न्यूमेरिकल वाई वैल्यूज, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, हमारे पास वेरिएंस ऑफ द चाइल्ड क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ द चाइल्ड आ जाएगा, वेटेड एवरेज निकालेंगे दोस्तों। तो वेटेज एवरेज क्या था कि सर यहां पे 5 पॉइंट था तो 5 इंटू 46.96, 3 इंटू 40.22 प्लस 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट दैट इज 10। कितना आएगा ये, कितना आ रहा है एनीवन? ये आ रहा है 48.34 और यहां पे इंफॉर्मेशन गेन कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो इंफॉर्मेशन गेन इज इक्वल्स टू उसका 57.36 क्या है, सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बताइए। 9.014 इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट फीचर का कैसे करेंगे, फर्स्ट फीचर का कैसे करेंगे मतलब फर्स्ट फीचर का कैसे करेंगे, देखिए कैसे भी कोई परेशानी होगी हमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी का कह रहे हो ना आप? कॉपी कर लेता हूं। देखिए अगर आपको यहां पर पहले आप कह रहे हैं कि नहीं सर मुझे तो फर्स्ट फीचर पे करना है, मुझे इस पे नहीं करना, मुझे तो बेस वाले पे नहीं करना। अच्छा एक बात बताइए, क्या अगर हम क्वांटिटी ऑफ द डिश की बात करेंगे तो क्या उसको क्वेश्चन में देना पड़ेगा कि कैसे बाइफर्केशन करना है? व्हाट डू यू थिंक? चिलीज वाला, अरे चिलीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चिलीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चिलीज में क्या दिक्कत है भाई? चिलीज में तो सिर्फ कैटेगोरिकल नेचर है ना, सिर्फ 0 और 1 है, तो चिली में या तो 1 कर दीजिए या 0 कर दीजिए, यहां तो कोई परेशानी ही नहीं है भाई। 1 वाले में कौन कौन सा आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे आ रहे हैं यार, मतलब ये वाली वैल्यू आ रही है 15 1 वाले के अंदर, फिर 25 भी 15 के अंदर है, फिर 30 भी 15 के अंदर है, 24 तक 10 और 24 ये सारे इसमें आ गए, फिर लास्ट के 3 8 14 और 27 ये 1 में आ गए। 0 में पहला वाला आ रहा है 26 और इसमें आ रहा है 13, बस 2 पॉइंट आ रहे हैं, बस खत्म। क्या है? ठीक है, क्या है? बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, एक बार देखिए। ठीक है, चलिए अब ये सही है ना, हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि यार हमें तो नहीं, क्वांटिटी ऑफ द डिश पर करके दिखाओ यार, कोई कहता है कि ये तो सही है ना, समझ में आ गया। अब क्वांटिटी ऑफ द डिश पर अगर हम बाइफर्केशन करें तो क्या उसको हमें क्वेश्चन के अंदर थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा?
अगर हम क्वांटिटी ऑफ द डिश की बात करें तो क्वेश्चन में या तो हमें वो डिसीजन ट्री बना के दे या हमें थ्रेशोल्ड दे दे। हमें उसको थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा, हमें उसको थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा। जब भी हम क्वांटिटी ऑफ द डिश की बात करेंगे तो उसको हमें थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा। वी नीड द थ्रेशोल्ड, बिना थ्रेशोल्ड के हम नहीं कर सकते, बट फिर भी मतलब उसको देना पड़ेगा। मतलब मैं ये बात तो मान के चलिए कि देगा वो क्वेश्चन के अंदर, बट अगर हम एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जैसे फाइनली आप देखो एमटेक करोगे तो कोडिंग करनी पड़ेगी, एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो व्हाट डू यू थिंक हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए? व्हाट शुड बी आवर थ्रेशोल्ड? एनीवन? हमें उसको थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड दिया होगा, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ग्राफ बना के देगा। इस केस में ग्राफ विल बी गिवन, या ट्री हमें दे रखा होगा, ट्री विल बी गिवन। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, हमें क्या पता कहां पर कौन सा थ्रेशोल्ड हूं, आई डोंट नो, बट व्हाट डू यू थिंक? देखिए मीन या मीडियन किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। हम इसको जनरली क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जनरली हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और मिडल वैल्यू से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और मिडल वैल्यू से शुरुआत कर सकते हैं, या मीन से भी शुरुआत कर सकते हैं, डजंट मैटर। बट मीन क्या होता है ना, कभी कभी बड़ा हो जाता है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। हम मिडल वैल्यू मतलब बीच वाली वैल्यू से, लेट्स से 5th या 6th वैल्यू से, क्योंकि यहां पर 10 पॉइंट है तो 5वीं या 6ठी वैल्यू से या उसके बीच की वैल्यू से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मीन तो कभी कभी चेंज हो जाता है ना, क्योंकि मीन से शुरुआत करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मीन वैल्यू एक्चुअली इनके नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है अगर 4-5 नंबर्स, लेट्स से एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4, एक है 5 और अगला नंबर हो गया 10,000, तो मीन वैल्यू 10,000 के आसपास आ जाएगी, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो शुरुआत हमें करनी चाहिए फ्रॉम द मिडल वैल्यू अरेंज। बात समझ पा रहे हो? मीन से क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे मान लो एक वैल्यू 1 है, एक 2 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 10 है और अगली वैल्यू हो गई 10,000, ठीक है, 10,000 हो गई। तो फिर आप बोलोगे अगर मैं मीन वैल्यू निकालूंगा तो मीन वैल्यू तो इसके आसपास ही आ जाएगी ना, बल्कि इससे बड़ी आ जाएगी, ठीक है, मतलब इसके आसपास ही आ जाएगी, इसके बड़ी तो नहीं, इससे छोटी आएगी, इसके आसपास आ जाएगी। तो फिर हम कहेंगे कि अगर हम थ्रेशोल्ड भी लगाएंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हम मीन वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी? करीब 5-6 हज़ार आनी चाहिए, जो भी है 5,000, 4,000, जो भी 2-3 हज़ार, 2,000 तो आनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करीब है, तो 1-1.5 हज़ार आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं थ्रेशोल्ड लूंगा ग्रेटर देन 1.5 हज़ार और ये लेस देन 1.5 हज़ार, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे मुझे सिर्फ ये वाले पॉइंट मिलेंगे 1, 2, 3, 4 वाले। तो इसीलिए हम लोग मीन से नहीं बल्कि मीडियन या मिड पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं। तो अरेंज दिस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसमें बीच वाली वैल्यू से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं बस आपको एल्गोरिदम की बात बता रहा हूं, आपसे पेपर में ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि भाई खुद ही देखो, हमें नहीं पता। पेपर में आपको दिया जाएगा, आपको बस उसमें वेरिएंस निकाल के इंफॉर्मेशन गेन निकालना है, दैट्स इट। लेकिन आपको एल्गोरिदम पर्सपेक्टिव से बता रहा था, और वो इसलिए भी बता रहा था क्योंकि मुझे आगे बताना है कि डिसीजन ट्री जो है वो आउटलायर से अफेक्ट नहीं होता, तो वो भी चीज हम लोग देखेंगे। उसी के लिए मैं ये भी चीज यूज करूंगा, तो मैं आपको बता ही देता हूं अभी। सो in case of numerical dimensions, we arrange the dimensions into the increasing order values and take the mid value as the threshold। ठीक है, आप मिड वैल्यू को एज अ थ्रेशोल्ड ले लीजिए, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। बट ये एक्चुअली पॉइंट ये है कि
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हम करते होंगे कहीं पर, ठीक है। बाकी इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं इसी पॉइंट से कि हम लोग आउटलायर से डिसीजन ट्री इफेक्ट नहीं होता, देखेंगे उसको बाद में। बट क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताइए। इज दिस ओके मेरे बच्चों? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो 200 के बाद मुझे लगता है 300 वैल्यू है, फिर 450 है, 200 हो गई, 300 हो गई, 450 हो गई, फिर उसके बाद 500 है, 500 हो गई, और उसके बाद कौन सी वैल्यू है 980, और तो कोई दिख नहीं रही, 800 है, 980 हो गई, फिर उसके बाद 1250, फिर 1300, 1350, 1500, 1250, 1300 भी है ना, हाँ 1300, 1350 और फाइनली 1500, ऐसी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़िया। तो आप देख सकते हो कोई भी इसमें मीडियन कितना होगा दोस्तों, 10 वैल्यूज है तो मीडियन क्या होगा, 10 वैल्यूज है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, 10 वैल्यूज है तो मीडियन कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास यहाँ पे 10 वैल्यूज है तो उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं? ऑड में तो सिंपल है, बीच वाला पॉइंट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बीच वाला तो आएगा नहीं ना, ठीक है। तो ऑड में तो सिंपल रहता है, बीच वाला आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बीच ही नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसका मीन निकाल लेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो मीडियन विल बी ठीक है। तो मीडियन से हम शुरुआत कर सकते हैं। आप समझ आ गए मीन से क्यों नहीं करेंगे? मीन से इसलिए नहीं करेंगे, हो सकता है बड़ी वाली वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाए, तो वो मीन को ही खिसका के ले गए, उधर मीन को ही खिसका के ले गए, तो उससे दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर आपने वो थ्रेशोल्ड ले लिया तो हो सकता है कि ऊपर वाले 2-1 पॉइंट ही रह जाए और यहां पर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो फिर बाइफर्केशन या ग्रुपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रही है कि भाई अगर मैं मीन वैल्यू आगे लेके चला गया, खिसका के ले गया, क्योंकि बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, तो थ्रेशोल्ड अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो आगे के सिर्फ 2-1 पॉइंट आएंगे एक ग्रुप में, बाकी सारे एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, तो ग्रुपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए जनरली मीन नहीं मीडियन लेते हैं, ठीक है ना, मीन नहीं मीडियन लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, चलिए, तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई है दोस्तों। इसी पॉइंट से हम आगे चलेंगे। केएनएन की वर्कबुक आपकी अपलोड हो जाएगी, मैंने बोल दिया है, तो आपको केएनएन की वर्कबुक या डीपीपी मिल जाएगी और टेस्ट भी आपको मिल जाएगा परसों के लिए केएनएन का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है दोस्तों। डिसीजन ट्री हमारा काफी हद तक समाप्त हो गया है, अब हमें इसमें कुछ थ्योरी पार्ट देखना है और क्वेश्चंस करने हैं क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, और यहाँ पर हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। हम लोग अब मिलेंगे मंडे को। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर, और मंडे को मिलते हैं।